हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पे हम लोग यूकेपीएससी एई के पेपर सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 2 सेट हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, राइट। 2 सेट हो गए और यहाँ पे हम ये पेपर 2 कर रहे हैं। 2 सेट हो गए हैं, इसका मतलब हम लोगों ने 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम इस वीडियो में अब हम देखेंगे 101 क्वेश्चन देखेंगे। और चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। आपको ये पता होगा कि यहाँ पे जो पेपर है इसका पेपर 1 अमित सर करा रहे हैं। उन्होंने भी ऑलमोस्ट आधा पेपर करा दिया है, मैंने भी 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम अपना 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप हमारे जो सेट आ चुके हैं, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो या किसी भी पेपर के लिए आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 101। ये आ गया आपका क्वेश्चन 100 हो गया था, ठीक है। फिर अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 101। गाइज इसके पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं फिर से। 99 क्वेश्चन में जो ऑप्शंस थे वो हमारे गलत थे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड्स, यहाँ पे पर लेन की बात की गई है। तो जो डेली ट्रैफिक पर लेन के लिए होता है वो कितना होता है, 1000 टन। बट यहाँ ऑप्शन में कोई ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और जो हमारे ये एग्ज़ाम में ये आया था, यहाँ पे अगर 1000 होता तो ये सही होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1000 टन। और यहाँ पे पर लेन की बात की गई। बहुत से लोगों ने क्या किया है, पर डे में, जो बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि इसका जो सही आंसर मार्क किया है वो 2000 टन किया है। तो गाइस ये 2000 टन तब होगा जब ये पर डे में होगा। और यहाँ पे पर लेन की बात की गई है। कंक्रीट पेमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक पर लेन एक्सीड्स 1000 टन्स, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना क्वेश्चन यहाँ से। वो वाला क्वेश्चन मैंने उस समय स्किप कर दिया था, उसके ऑप्शन सही नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 101 से, द इक्वेशन ऑफ क्यूबिक क्यूबिक स्पाइरल विद यूजुअल नोटेशंस इज गिवन बाय। यहाँ पे आपको क्यूबिक स्पाइरल की क्वेश्चन बनता है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। तो ये है आपकी y = x³/6rl, जो कि ये होती है आपकी किसके लिए, ये आपकी होती है क्यूबिक पैराबोला के लिए। क्यूबिक पैराबोला। बी ऑप्शन है आपका y = L³/6r। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्यूबिक स्पाइरल पूछा गया है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, L³/6rl। यहाँ पे r क्या है आपका रेडियस है, l क्या है डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग कर्व, जो कर्व के अलोंग डिस्टेंस मेजर करते हैं, और कैपिटल L क्या है टोटल लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो ये आपका हो गया आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। In a vertical curve, the tangent correction in terms of distance x from the point of tangency is given by cx, cx², cx³, cx4। तो cx की पावर 4। तो यहाँ गाइज राइट आंसर क्या होगा आपका, ये होगा cx²। राइट आंसर विल बी बी। और इसका अगर आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, जो टेंजेंट करेक्शन होता है, ये टेंजेंट करेक्शन और ऑफसेट वो आपका क्या होता है, g1 - g2/200। ये क्या होता है इसका x² cx²। ये होता है आपका क्या, ये होता है टेंजेंट करेक्शन। g1 g2 क्या है यहाँ पे, ये आपके ग्रेडियंट्स गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग गिव्स, ये आपको इक्वेशन दे रखी है। द कोफिशिएंट्स इन दिस इक्वेशन विल हैव वैल्यूज सच दैट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है वो कितना होता है मस्किंगम
उसके अकॉर्डिंग। तो जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग जो कोफिशिएंट ऑफ मस्किंगम इक्वेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये कैसे आता है, ये इन सबका सम होता है। तो सम क्या हो जाएगा यहाँ पे, C0 प्लस C1 प्लस C2, जो ये कोफिशिएंट है ये सबका सम क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होता है। तो है राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 104। Wheat requires about 7.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर आफ्टर 28 डेज। आपकी वीट रिक्वायर है कितना, इतना पानी आपको डेल्टा दे रखा है और आफ्टर 28 एंड बेस पीरियड ऑफ द वीट इज 140 डेज। 140 बेस पीरियड दे रखा। ओवरऑल जो पीरियड होगा क्रॉपिंग का सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक उसको बेस पीरियड बोलते हैं, लास्ट वाटरिंग तक। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर वीट। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे कि आपको कितनी वाटरिंग करनी है, नंबर ऑफ वाटरिंग। तो नंबर ऑफ वाटरिंग आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है टोटल जो बेस पीरियड है आपका 140 है और आपको हर 28 दिन के बाद उसमें वाटरिंग करनी होती है 28 डेज के। तो ये आप इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ वाटरिंग कितनी हो जाएंगी आपकी 5। अब वाटर कितना रिक्वायर्ड है आपको, हर 28 दिन में आपको वाटर रिक्वायर्ड है 7.8 सेंटीमीटर। तो टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट होगी, जो टोटल डेल्टा होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 7.5 इंटू 5। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आपको निकालनी थी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, यही आपकी कितनी डेप्थ ऑफ वाटर है, इसको आप इंटू करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो गाइज हेयर राइट आंसर विल बी ए, 37.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज यूज्ड इन। जो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर यूज करते हैं, द नॉर्मल इक्वेशन मेथड, द मेथड ऑफ डिफरेंसेस, द मेथड ऑफ कोरिलेट्स, ऑल ऑफ द अबव। जो थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, लीस्ट स्क्वायर्स, वो सब में ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू जॉइन टू ग्रेडियंट्स इज सर्कुलर, पैराबोलिक, एलिप्टिकल, हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे जो एन आइडियल वर्टिकल कर्व होता है टू जॉइन टू ग्रेडियंट, वो आपका क्या होता है, वो सर्कुलर होता है। सर्कुलर को ही हम प्रोवाइड करते हैं। ये किस लिए होता है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी, इसमें क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट, सर्कुलर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वहाँ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो इसका होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जर्क और डिस्कम्फर्ट जो पैसेंजर्स को होता है वो फील नहीं होता है। इस वजह से हम सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। What is the following is the most fire resistance paint? Enamel, plastic, asbestos, cement। तो यहाँ पे जो मोस्ट पूछा गया, मोस्ट फायर रेजिस्टेंट पेंट जो होता है वो आपका एस्बेस्टॉस पेंट होता है। तो है राइट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट मेनली डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, वाटर क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की मेनली किस पे डिपेंड करती है, आप सबको पता होगा, ये होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो पे। तो गाइज हेयर राइट आंसर विल बी डी। और ये क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेटली इम्पैक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ पे, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर आपका वाटर सीमेंट रेशियो होगा। वैसे भी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट्स हर एक चीज़ का योगदान होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, बट थोड़ा थोड़ा होता है। लेकिन अगर आप चीफ उसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड करती है स्ट्रेंथ, जो चीफ कारण होता है उसका चीफ रीज़न होता है, तो वो होता है आपका वाटर सीमेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, ये हिंदी में दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी। क्वेश्चन नंबर 109। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग आउट अ सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व के लिए हम कौन सा मेथड को यूज़ करते हैं, वेस्टैच मेथड को यूज़ करते हैं हम, राइट, टू थेरोलाइट मेथड, टैकोमेट्रिक मेथड, रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए सेटिंग आउट ऑफ अ सर्कुलर कर्व, इसके लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं वो आपका होता है
यहाँ पे जो विच बैच मेथड होता है वो यूज़ नहीं करते। मैंने एक्चुअली पर वो सोचा था कि नहीं करते, नॉट मेरे मन दिमाग में चल रहा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग आउट अ सर्कुलर कर्व, तो उसके लिए हम लोग जो मेथड का यूज़ करते हैं वो आपका होता है टू थेरोलाइन मेथड, टैकोमेट्रिक मेथड, रैंकाइन मेथड ऑफ टेंजेंशियल एंगल। तो गाइज हियर राइट आंसर विल बी सी, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। A satellite station ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। अ ग्राउंड स्टेशन विच सेंड सिग्नल्स टू सैटेलाइट, अ ग्राउंड स्टेशन विच रिसीव सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट, an eccentric station located at a large distance from main station, and last one is a false station near the main station। तो गाइज ये क्वेश्चन अभी इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी हमने डिस्कस किया था कि सैटेलाइट स्टेशन को हम कब इंस्टॉल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, अ फॉल्स स्टेशन नियर द मेन स्टेशन। सैटेलाइट स्टेशन इन ट्रायंगुलेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, अ फॉल्स स्टेशन नियर द मेन स्टेशन। और ऐसा इसलिए करते हैं हम, सैटेलाइट स्टेशन का यूज़ क्यों करते हैं, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये था, व्हेन मेन स्टेशन कैन नॉट बी साइटेड, जब मेन स्टेशन हमें नहीं दिखता है, मेन स्टेशन जो होता है कैन नॉट बी साइटेड, तब हम लोग सैटेलाइट स्टेशन का यूज़ करते हैं। तो ये एक फॉल्स स्टेशन होता है जिसको हम मेन स्टेशन के पास लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। इफ द वेट ऑफ एन एंगल ए गिवन इज 6, देन द वेट ऑफ एंगल 2A विल बी। तो गाइज इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका जो आंसर होगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें वेट ऑफ द एंगल ए आपको दिया हुआ है, ए कितना है, ए इक्वल टू 6 है। आपको निकालना क्या है, आपको 2A निकालना है। तो ये क्या होगा, इसमें ये होता है इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, जो आपकी वेट गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, देन द वेट ऑफ रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, इसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, डिवाइडिंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द फैक्टर। तो उसका जो गिवन वेट है 2A का वो कितना है, आप A का कितना है वो 6 है, और उसमें लिखा, इसमें ये क्या होता है कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, उसके फैक्टर से। तो यहाँ पे फैक्टर जो है वो 2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ दैट फैक्टर। तो इसको हम जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, राइट। यहाँ पे 4 आएगा, उसको हम सॉल्व करके ये 3/2 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेज इज एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अनदर। देखिए इसमें पूरी डिफिनेशन ही दी हुई है। तो इसके लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम बोलते हैं कैडस्ट्रल सर्वे। तो है राइट आंसर विल बी डी। जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री या फिर किसी भी चीज़ की बाउंड्री डिसाइड करनी होती है, बाउंड्री लाइन या फिर जो भी हम एरिया डिवाइड करते हैं, तो उसके लिए किसी लैंड को या प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कैडेस्ट्रल सर्वे। ये किसी भी प्रॉपर्टी या फिर किसी भी बाउंड्री लाइन किसी भी उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द टाइप ऑफ सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। ये तो इतना इजी सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो जब हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को काउंटर करते हैं तो आपका कौन सा सर्वे हो जाता है, ये आपका हो जाता है जियोडेटिक सर्वेइंग। तो है राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन प्लेन टेबल सर्वे द एरर ड्यू टू सेंटरिंग शुड नॉट एक्सीड द स्केल डिवाइडेड बाई। देखिए ये क्वेश्चन आपको याद करने वाला है। प्लेन टेबल सर्वे की बात की गई, एरर जो होती है सेंटरिंग की वो किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये शुड नॉट बी एक्सीडेड स्केल डिवाइडेड बाय 40। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर विल बी बी, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है, अगर आप प्रिसीजन प्लॉटिंग लेते हैं, इसका लिमिट कोई लेते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, मान लीजिए ये E/K इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.025, और जब आप E/K करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/40। तो एरर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, K/40। तो यहाँ पे क्या होगी, सेंटरिंग शुड नॉट बी एक्सीड द स्केल, जो स्केल को डिवाइड किससे करेंगे, 40 से।
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। द रेडियस फॉर अ 30 मीटर लॉन्ग आर्क विद 1 डिग्री कर्व इज। रेडियस पूछी गई, इसका अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होगा तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं, अगर नहीं आता है तो आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ये आपका कितना दे रखा है एंगल, ये आपका 1 डिग्री दे रखा है। रेडियस कितनी दे रखी है, ये आपकी 30 मीटर चेन के लिए पूछा गया है, ये 30 मीटर दे रखा है, और ये आपका क्या है, आर्क। तो इसको कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, ये आपका 30 मीटर चेन के लिए 30 मीटर डिवाइड बाई ये रेडियस हो जाएगा, ये आपका आर आ जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 डिग्री है, इसको रेडियन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, ये रेडियन में हो गया आपका, इक्वल टू 30 बाई आर। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, रेडियस, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, ये आप आर इक्वल टू 30 180 अपॉन पाई। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 17-19 मीटर, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा रेडियस निकालने का। तो ये आपका कितना आ जाएगा गाइस, 17-19। तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, सी। और यही अगर 20 मीटर चेन के लिए पूछा जाता है, 20 मीटर लॉन्ग आर्क के लिए अगर ये 20 मीटर होता तो यहाँ पे 20 हो जाता, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाती 1146 1146 मीटर। लेकिन 30 मीटर के लिए लॉन्ग आर्क के लिए पूछा गया तो ये आपकी आ रही 17-19 मीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर लेइंग अ कर्व इज ट्रैकोमीटर मेथड, टू थेदलाइट मेथड, डिफ्लेक्शन डिस्टेंस मेथड, ऑफसेट्स फ्रॉम द टेंजेंट मेथड। तो जो यहाँ पे हम लोग मेथड यूज़ करते हैं लेइंग ऑफ अ कर्व, जो मोस्ट सुटेबल पूछा गया है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा टू थेदलाइट मेथड। ये सब क्योंकि इसको हम लोग ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुटेबल रहता है, फास्ट रहता है और बहुत ही एक्यूरेट रहता है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें वी किस में होता है, किलोमीटर पर आवर में। मोस्ट सुटेबल एज इट इज़ द फास्ट एंड वेरी एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना 117। As per IRC, the super elevation to be provided in horizontal curve of radius r is given by। IRC के जो एलिवेशन कितना प्रोवाइड करते हैं, जब हमारा हॉरिजॉन्टल कर्व और रेडियस r गिवन है तो जो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन लेते हैं E इक्वल टू ये आपका होता है v² अपॉन 225r। तो ये हम प्रोवाइड करते हैं, v किस में है, किलोमीटर पर आर में। तो है राइट आंसर विल बी सी। और इसमें जो v की वैल्यू होती है, अगर हम v देखते हैं तो v क्या होता है, ये 0.75 ऑफ रूलिंग, ये रूलिंग होता है। तो ये आपका आएगा इक्वल टू v, ये कैपिटल V है, स्क्वायर अपॉन 225r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन डिस्क अबव द ग्राउंड शुड बी। तो जो हाइट लेते हैं, जो मैंडेटरी होती है साइन डिस्क अबव द ग्राउंड लेवल, वो आपकी होती है 2500 mm। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2.5 मीटर है। राइट आंसर विल बी ए। ये आपका पेडेस्ट्रियन, साइकिलिंग सबके लिए हम इतना लेते हैं। नेक्स्ट है वेस्टरगार्ड मेथड इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, रिजिड पेमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो कभी बोथ तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही अलग पेमेंट्स होते हैं, सबकी प्रॉपर्टी दोनों की अलग होती है। रिजिड पेमेंट रिजिड होते हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, उसमें जो लोड ट्रांसफर होता है एज अ स्लैब एक्शन ट्रांसफर होता है। तो जो वेस्टरगार्ड थे, इन्होंने किसके लिए यूज़ किया था, रिजिड पेमेंट एनालिसिस के लिए ये मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो है राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड गिव्स एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ हिली एरिया कैचमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, आइसोहेडल, नॉर्मल रेशियो, अरिथमेटिक, थिसन, पॉलीगन, तो ये सारे ही मेथड जो हैं हम लोग रेनफॉल निकालने के लिए करते हैं, एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि हिली एरिया के लिए। तो हिली एरियाज़ के लिए जो हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो आपका होता है आइसोहेडल मेथड। तो हेयर राइट आंसर विल बी
ए। और इसको हम लोग क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है टोपोग्राफी और एलिवेशन उस एरिया के दोनों को ही अकाउंट फॉर करता है। टोपोग्राफी ऑफ द एरिया और आपका एलिवेशन, यहाँ पे जो एक एरिया होता है उसको हम लोग सब डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे लैंड्स में। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ excess rainfall into direct runoff, excess rainfall into total runoff, total rainfall into direct runoff, total rainfall into total runoff। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है, इसको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ भी बोलते हैं। और इसको हम लोग किसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ये क्या होता है, जनरली यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टोटल रेनफॉल इनटू डायरेक्ट रन ऑफ। हियर राइट आंसर विल बी सी। और इसमें जो होता है इट डजेंट इंक्लूड बेस फ्लो, बेस फ्लो को इंक्लूड इसमें हम नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्या करता है, कांस्टेंट इंटेंसिटी जो यूनिफॉर्म रेनफॉल होती है ओवर द एंटायर वाटरशेड, उसी को हम लोग एक यूनिट मांग के इसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। द शेप ऑफ रिसेशन लिम्ब ऑफ अ हाइड्रोग्राफ डिपेंड्स अपॉन। तो ये आपका मान लीजिए हाइड्रोग्राफ है या टी है और ये डिस्चार्ज है। यहाँ पे पूछा गया है रिसेशन लिम्ब, ये आपका प्रोग्रेशन लिम्ब होता है और ये आपका होता है रिसेशन लिम्ब। तो ये पूछा गया है कि डिपेंड्स अपॉन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा रिसेशन लिम्ब के लिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो है राइट आंसर विल बी ए। और जो आपका प्रोग्रेशन लिम्ब होता है, जो ये ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, अगर इसकी बात करें तो ये जो डिपेंड करता है, इसका शेप डिपेंड करता है आपका स्ट्रोम और बेसिन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक पे। अगर ये इसकी बात करते हैं प्रोग्रेशन लिम्ब की, तो ये आपका दोनों के लिए ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। इन्फिल्ट्रेशन रेट इज ऑलवेज, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इन्फिल्ट्रेशन रेट ही क्या होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो राइट आंसर विल बी सी, या तो ये बराबर होगा या उससे कम होगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इज ऑलवेज, यहाँ पे रेट की जगह कैपेसिटी लिख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, इट इज इक्वल टू और मोर देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। Which of the following types of rain gauges is used for measuring rain in remote hilly inaccessible areas? जो इन एरिया को हम लोग, जिन एरिया हिली एरियाज जो होते हैं जिनको इनएसेसिबल होता है, तो वहाँ की रेनफॉल को हम कैसे मेज़र करते हैं, वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, फ्लोट टाइप, साइमस रेन गेज। तो यहाँ पे जो सारे नाम दे रखे हैं वो आपके रेन गेज के ही हैं। और हम लोग इंडिया में जो मोस्टली स्टैंडर्ड रेन गेज जो यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड रेन गेज जो यूज़ करते हैं वो आपका होता है साइमन्स रेन गेज, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अडॉप्ट किया गया है और इसी को इंडिया में यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया है रिमोट हिली इनएसेसिबल एरिया के लिए, तो उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो आपका होता है टिपिंग बकेट टाइप। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। और टिपिंग बकेट टाइप जो रेन गेज होता है वो डेटा, वो कैसे देता है डेटा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल को मेज़र करके। और इसका मेन एडवांटेज क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स आउटपुट होता है दैट कैन बी रिकॉर्डेड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यील्ड ऑफ वेल डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ एक्विफर ओपनिंग इनटू वेल, एक्चुअल फ्लो वेलोसिटी, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। तो जो यील्ड ऑफ वेल होती है वो किस पे डिपेंड करती है गाइज, वो होती है आपकी परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो सी होगा। और उस ड्रॉ डाउन पे भी डिपेंड करती है, अगर यहाँ पे ड्रॉ डाउन होता तो वो भी ऑप्शन सही होता। ड्रॉ डाउन और परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, जो कि आपने फॉर्मूले में देखा होगा। ये जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, ये इसका क्या होता है, ये 2 पाई KD, ये क्या आपकी परमेबिलिटी है, और ये आपके 2 - S1 ये क्या है, ये ड्रॉ डाउन है, और ये आपकी रेडियस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ वेल फाउंडेड इन अ
कन्फाइंड एक्विफर। इफ़ द ड्रॉ डाउन इज डबल्ड, ड्रॉ डाउन को क्या किया है हमने, क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। ड्रॉ डाउन जो है मान लीजिए एस इक्वल टू है 2s डैश, द डिस्चार्ज क्यू विल बिकम। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला लिखा था, अगर हम ड्रॉ डाउन को डबल कर देते हैं तो जो डिस्चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी हमारा डबल हो जाएगा। तो जैसे इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट अप करोगे तो देखिए डिस्चार्ज भी डबल हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला 2 पाई के VSW अपॉन ln R बाई RW। तो इस तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है डबल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल्स, लाइनिंग किस लिए करते हैं, मे स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर, क्रिएट्स वाटर लॉगिंग इन नियर बाई एरियाज, बोथ हैंड बी, नन ऑफ द अबव। अब पहला ऑप्शन जो था वो तो इसमें सही है, मे स्टॉप लीकेज ऑफ वाटर। लाइनिंग हम इसीलिए करते हैं जो सीपेज की प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया वो ए हो गया। और यहाँ पे क्या है, क्रिएट्स, ये बल्कि क्रिएट नहीं करता, ये प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट क्या करता है, वाटर लॉगिंग इन नियर बाई एरियाज, इसीलिए हम लाइनिंग करते ही हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रेविटी डैम द फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड अगेंस्ट ओवरटर्निंग ऑफ डैम शुड बी एट लीस्ट। अब ग्रेविटी डैम में पूछा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है ओवरटर्निंग के लिए। ओवरटर्निंग होता है और एक होता है आपका स्लाइडिंग। ग्रेविटी डैम में दो के लिए फैक्टर सेफ्टी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ओवरटर्निंग के लिए जो आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और अगर आपके स्लाइडिंग के लिए पूछता तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग तो वो कितने हम लोग लेते हैं, वो 1.5 लेते हैं। ये आपका हो जाता स्लाइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन परमेबल फाउंडेशन द डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम शीट फाइल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ एग्जिट ग्रेडियंट, स्कार डेप्थ, बोथ सेफ एग्जिट ग्रेडियंट एंड स्कार डेप्थ, एनर्जी डेसिपेशन। तो गाइज यहाँ पे आपको पूछा गया है डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर ऑन परमेबल फाउंडेशन, द डेप्थ ऑफ डाउन स्ट्रीम सीट पाइल। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम सीट पाइल पे डिपेंड करता है और एक होता है अप स्ट्रीम सीट पाइल के लिए। तो यहाँ पे जब डाउन स्ट्रीम सीट पाइल के लिए होता है वो आपका होता है सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए। और अगर यहाँ पे अप स्ट्रीम की बात की जाती, अगर गाइज यहाँ पे आपसे पूछा जाता है अप स्ट्रीम सीट पाइल तो वो किस पे डिपेंड होता है, वो आपकी होती है स्कार डेप्थ पे। तो ये आपका हो जाता है आंसर बी, ये होता है आपका अप स्ट्रीम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कार डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन अभी यूपी जो लेक्चरर का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। स्कार डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, 1.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ की पावर 1/3। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अभी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ बेस विथ बी टू हाइट एच ऑफ एन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ ग्रेविटी डैम फ्रॉम नो टेंशन कंसिडरेशन इज गिवन बाय। नो टेंशन कंडीशन के लिए पूछा है कि कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ, यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो मिसिंग है। तो एक बार हम पेपर में देख लेते हैं कि इसका आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या होगा। एक्चुअली हमें लग रहा है इसमें आंसर इधर उधर हो गया, तभी इसमें जो द रेशियो ऑफ बेस विथ जो है नो टेंशन कंडीशन उसके लिए गिवन ही नहीं है। तो इसका जो होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अगर B/H जो होता है, ये B/H का पूछा है नो टेंशन कंडीशन में, वो आपका होता है 1/√G-K। तो गाइज यहाँ पे ये मिसिंग है, कुछ गड़बड़ हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी पेपर अपलोड हुआ है। तो इसका जो होगा ये आपका होगा B/H = 1/G-K। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। राइट ऑप्शन जो है पेपर में, ये जो पेपर में आया था ये यहाँ पे था G-K, तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे C हो जाएगा। ठीक है, नो टेंशन कंडीशन के लिए पूछा था। और अगर नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए पूछता, नो स्लाइडिंग,
नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए अगर पूछता तो ये आपका होता है 1/μg - k, तो ये आपका बी वाला हो जाता नो स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए। ये आपका जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, प्रोविजन ऑफ अ फिल्टर एंड रॉकटो इन एन अर्थन डैम इज डन टू। ये हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो जो ये प्रोविज़न इसका होता है फिल्टर एंड रॉकटो का, ये प्रोवाइड करते हैं टू कलेक्ट एंड ड्रेन आउट सीपेज वाटर, टू कलेक्ट एंड ड्रेन आउट द सीपेज वाटर आउट ऑफ डैम। तो है राइट आंसर विल बी बी। यहाँ पे ये इसका आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the foot of a spillway, the jump rating curve is below the tailwater curve at low flows and above it high flows. The suitable type of energy dissipator for this situation is। अगर इस टाइप की कुछ सिचुएशन आ रही है कि लो डिस्चार्ज और हाई डिस्चार्ज आपको गिवन है, कर कुछ ऐसा, ये आपका यहाँ से ऐसे लो डिस्चार्ज आ रहा है और उसके बाद हाई डिस्चार्ज, ये आपका लो डिस्चार्ज हो गया और उसके ऊपर से ऐसे कुछ हाई डिस्चार्ज जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, जो सुटेबल टाइप ऑफ एनर्जी डिसिपेटर प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोपिंग एप्रॉन। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। ये देखिए गाइज, ये यहाँ पे इधर मिसिंग हो गया था, वो कुछ पेपर प्रिंटिंग में ही प्रॉब्लम थी। एन एरिया इज नोन एज वाटर लॉग्ड व्हेन एरिया इज फुल ऑफ नॉन सैलिनिटी, वाटर इवापोरेशन स्टॉप, ड्रेनेज बाय ग्रेविटी स्टॉप्स, नन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। वाटर, अब किसी एरिया को वाटर लॉग एरिया कब कहेंगे? जब पानी भर जाता है, एज अ नेम सजेस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? जब ड्रेनेज रुक जाता है, ग्रेविटी के थ्रू ड्रेनेज स्टॉप हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी, ड्रेनेज बाय ग्रेविटी स्टॉप्स। इसका आपका इवापोरेशन और सैलिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134। The pipe meant to carry flow from bathrooms, baths, washing basins and sinks to drain are called ventilation pipe, waste water pipe, anti-siphonage pipe, soil pipe। तो पाइप जो आप कैरी करता है पूरा बाथरूम से, वॉश बेसिन से, सिंक से पूरा पानी जो एक साथ लेके जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर पाइप्स। Here right answer will be B। What is the detention time for domestic septic tank? डोमेस्टिक जो सेप्टिक टैंक क्या होता है? जो इंडिविजुअल घरों में बने होते हैं जहाँ पे सीवर लाइंस प्रोवाइड नहीं होती है, वहाँ पे हम सेप्टिक टैंक्स प्रोवाइड करते हैं। जो आपका बाथरूम का वेस्ट होता है वो उसमें जाता है और डाइजेस्ट होता है। तो इसके लिए जो टाइम होता है वो आपका 24 to 36 आवर्स डिसाइडेड होता है। इसमें में पूरा फुल डाइजेशन हो जाता है। तो डिटेंशन टाइम जो इसका लेते हैं हम लोग वो 24 आवर्स लेते हैं। ये इतना टाइम हम मिनिमम लेके चलते हैं कि इतने में डाइजेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेप्टिक टैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैप यूज्ड फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड पी ट्रैप, गुली ट्रैप, इंटरसेक्टिंग ट्रैप, एंटी साइफोन ट्रैप। तो जो ट्रैप यूज़ करते हैं वाटर क्लोजेट में वो आपका क्या होता है? पी ट्रैप होता है। ये ट्रैप यूज़ करते हैं जिससे वहाँ पे सीलिंग की जो फाउल स्मेल होती है उसको भी रिड्यूस करता है, और इसको हम लोग वाटर क्लोजेट में यूज़ करते हैं पी ट्रैप। इसका जो बहुत बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। ये पी ट्रैप कुछ इस तरीके से होता है, शेप इसका ऐसे इस शेप में होता है, इसलिए इसको हम पी ट्रैप बोल देते हैं। यहाँ से जैसे इनलेट रहता है, ये इतना वाटर लेवल यहाँ पे मेंटेन रहता है इसका। ये सील होती है जिसकी वजह से फाउल गैसेस नहीं आती हैं। यहाँ पे क्लीनिंग के लिए रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If turbidity removal is the only objective of water treatment plant, it should have following units in a sequence। सिर्फ अगर हमें टर्बिडिटी ही रिमूव करनी है, यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? तो देख लेते हैं ऑप्शन। एरेशन, कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड क्लोरिनेशन। जब से हमें सिर्फ टर्बिडिटी ही रिमूव करनी है तो हम उसमें एरेशन और क्लोरिनेशन तो कर ही नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। रैपिड साइन फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन ये भी नहीं होगा क्योंकि हमें डिसइंफेक्शन करना ही नहीं, सिर्फ टर्बिडिटी को रिमूव करना है। लास्ट के आपका रैपिड मिक्सिंग
फ्लोकुलेटर, सेटिंग टैंक एंड फिल्टर। तो जब टर्बिडिटी, सिर्फ वाटर टर्बिडिटी जो है उसकी टर्बिडिटी को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रैपिड मिक्सिंग करेंगे, फिर फ्लोकुलेटर में जाएगा, सेटलिंग होगी वहाँ पे, और फिर फिल्टर पे जाके उसको हम लोग फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। इस तरह के क्वेश्चन जब आपने पढ़ रखा होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ ये नहीं होता है कि आपको कहीं बहुत पढ़ना है तब, मतलब ये कहीं आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बना दिए जाते हैं कि यहाँ टर्बिडिटी रिमूव करनी, कभी कुछ दे देंगे कभी कुछ। तो आपको सारे यूनिट्स जब पता होंगे कैसे वर्क करते हैं तो आप इसको ईजिली मार्क कर सकते हैं। द यूनिट इन विच बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेसेस ऑफ स्लज टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड डेट्रस टैंक, स्किमिंग टैंक, डाइजेशन टैंक, इम्हॉफ टैंक। तो यहाँ पे जो पूछा गया है, जो बोथ सेडिमेंटेशन एंड डाइजेशन प्रोसेस ऑफ स्लज टेक्स प्लेस, तो जो डेट्रस टैंक होता है वो ग्रेट चैम्बर की तरह आपका वर्क करता है। स्किमिंग टैंक ऑयल रिमूव करने के लिए करते हैं, ऑयल और ग्रीस को रिमूव करने के लिए। डाइजेशन टैंक में नहीं होता, ये आपका होता है इम्हॉफ टैंक। तो है राइट आंसर विल बी डी। जो इम्हॉफ टैंक होता है ये जो सेप्टिक टैंक होता है इसका ये मॉडर्न वर्जन है। मॉडर्न टाइम पे हम लोग इम्हॉफ टैंक का यूज़ करते हैं। इसमें 2 कंपार्टमेंट होते हैं। 2 कंपार्टमेंट में क्या होता है, एक अपर में इसका ऐसे ये कंपार्टमेंट्स होते हैं और इसमें अपर में ये सेडिमेंटेशन होता है, और जो दूसरा कंपार्टमेंट रहता है ये इसमें आपका डाइजेशन होता है। इम्हॉफ टैंक ये 2 स्टोरी टैंक होते हैं जिसमें से अपर पार्ट सेडिमेंटेशन होता है, वाइल लोअर जो चैम्बर होता है वो डाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं टर्बिडिटी इन, इसका राइट आंसर इम्हॉफ टैंक हो गया। टर्बिडिटी इन वाटर इज ड्यू टू फंगी, एलिगी, कोलाइडल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट। तो जो टर्बिडिटी वाटर में होती है वो आपकी होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से। तो है राइट आंसर विल बी सी, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो डू नॉट गेट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसकी वजह से उसमें क्या होता है, वाटर जो होता है धुंधलापन, टर्बिडिटी, धूल मिट्टी सब उसमें दिखाई देती है। अगर वो डिजॉल्व हो जाएंगे तो वो विजिबल रहेगा ही नहीं। तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से होता है। कोलाइडल पार्टिकल दैट डू नॉट गेट डिजॉल्व रिजल्ट इन टर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन होल्स कवर्स आर जनरली मेड सर्कुलर। ये आपने देखा होगा, जो मैन होल कवर होते हैं वो जनरली सर्कुलर शेप में ही बनाए जाते हैं। किसके लिए, फॉर आर्किटेक्चरल रीजन्स, फॉर स्ट्रेंथ द कवर, टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू द मैन होल, टू मेक द एंट्री कन्वीनियंट। तो जो इसको हम लोग बनाते हैं सर्कुलर शेप में, तो इसको हम इसलिए बनाते हैं कि जो कवर है वो उसमें गिर ना जाए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ कवर इनटू मैन होल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। जो सर्कुलर कवर होता है वो सेम डायमेंशन होता है सभी डायरेक्शंस में, सेम डायमेंशन इन ईच डायरेक्शन, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसमें प्रोवाइड करते हैं जिससे वो इनसाइड द ड्रेन गिरे नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमने 140 क्वेश्चन टोटल और कर लिए हैं, और सेट 1 सेट 2 में भी हमने 50-50 क्वेश्चन किए थे, इसमें हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। हमने नेक्स्ट जो 40 क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में करेंगे। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।